अफगानिस्तान के काबुल में गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन के काफिले पर हुए हमले में 5 सुरक्षा अधिकारियों की मौत हो गई। UNAMA ने ट्वीट कर कहा है कि अफगानिस्तान में काबुल के सुरोबी जिले में संयुक्त राष्ट्र के परिवार ने आज एक घटना में 5 अफगानी निदेशालय सुरक्षाकर्मियों की मौत पर शोक व्यक्त किया है। चीन की सरकार ने देश में BBC वर्ल्ड न्यूज के टेलीविजन और रेडियो प्रसारण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। BBC ने बताया कि इस प्रतिबंध के कारण चीन में कोरोना वायरस की महामारी और अल्पसंख्यक उइगर मुसलमानों के उत्पीड़न के संबंध में रिपोर्टिंग करना है। BBC ने कहा कि चीन की सरकार के इस फैसले से वो बेहद निराश है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर अधिकांश देशों की सरकार और अधिकारियों के ऑनलाइन खातों की पहचान करेगा। ट्विटर ने गुरुवार को जारी बयान में कहा कि अगस्त 2020 में हमने 2 अतिरिक्त श्रेणियों में खातों का विस्तार किया है। पहला प्रमुख सरकारी अधिकारियों के खाते और दूसरा राज्य संबंध मीडिया संस्थानों के खाते से संबंधित खाते होंगे। मैक्सिको में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण से 1474 लोगों की मौत के साथ इससे मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर अब 1,71,234 हो गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को ये जानकारी साझा की है कि पिछले 24 घंटे के दौरान नए मामले यानी कि 10,667 बढ़ने से संक्रमितों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, जो 2 करोड़ के पास है। उच्चतम न्यायालय ने असम में नागरिकता संशोधन कानून के विरुद्ध हिंसक प्रदर्शन में कथित भूमिका के लिए गुवाहाटी जेल में बंद कृषक मुक्ति संग्राम परिषद और रायजोर दल के नेता अखिल गोगोई को जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने गोगोई की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा है कि हम इस स्तर पर याचिका पर विचार नहीं करेंगे। देश में घरेलू उड़ानें 30% तक महंगी होने जा रही हैं। सरकार ने अलग अलग रूट पर घरेलू हवाई यात्रा के लिए तय न्यूनतम और अधिकतम कीमतों की सीमा में 10 से लेकर 30% तक इजाफा किया है। इसके साथ ही साथ सरकार ने एयरलाइंस कंपनियों पर अधिकतम 80% यात्री क्षमता के साथ संचालन के नियम की सीमा को 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है। म्यांमार में लोगों ने सैन्य शासकों की उस अपील को ठुकरा दिया है जिसमें उन्होंने लोगों से उनका हाथ थामने की बात कही थी। शुक्रवार को एक बार फिर म्यांमार के नागरिकों ने कई बड़े शहरों में विरोध प्रदर्शन आयोजित किया। इससे पहले म्यांमार के यूनियन दिवस के अवसर पर जनरल मीन आंग हलाइंग ने कथित विघटन को रोकने के लिए एकता बनाए रखने की अपील की थी। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में बुधवार 10 फरवरी की रात को हुई रिंकू शर्मा की हत्या पर सियासी बवाल बढ़ने लगा है। पुलिस के अनुसार बुधवार देर रात जन्मदिन की पार्टी में हुई बहस के बाद 4 लोगों ने कथित तौर पर एक 25 वर्षीय युवक रिंकू शर्मा की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने सभी 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मंगोलपुरी में बुधवार रात रिंकू शर्मा नामक युवक की हत्या के बाद मंगोलपुरी पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन यह मामला अब सियासी और धार्मिक रंग लेने में लगा हुआ है। रिंकू शर्मा बीजेपी और संघ से जुड़े थे, लिहाजा बीजेपी और इससे जुड़े लोग और संगठन इस विवाद में कूद पड़े हैं। हर मुद्दे पर मुखर रहने वाली कंगना रनौत ने भी ट्वीट किया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी इस पर ट्वीट किया है। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और टीएमसी के सांसद दिनेश त्रिवेदी राज्यसभा से इस्तीफा दे चुके हैं। उन्होंने बजट पर हो रही चर्चा के दौरान अपना इस्तीफा पेश किया। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने कहा कि पार्टी में मुझे घुटन महसूस हो रही थी। कोरोना काल में भारत में हुए प्रयासों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के फैसलों की दुनिया भर में तारीफ हो रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए कहा है कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए भारत में तेजी से फैसले लिए गए। WHO ने कोरोना से निपटने से भारत के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने कोरोना रोकथाम के उपायों को जन आंदोलन बना दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारतीय चीन सीमा पर डिसएंगेजमेंट को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि पेंगोंग झील इलाके में हमारे सैनिक फिंगर 3 पर तैनात रहेंगे, जबकि हमारा इलाका फिंगर 4 है। उन्होंने प्रधानमंत्री से पूछा है कि हमने अपना इलाका चीनियों को आखिर क्यों सौंप दिया। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने नए कृषि कानूनों के खिलाफ लोकसभा में भाजपा सरकार पर हमला बोला। उन्होंने भाजपा सरकार को हम दो हमारे दो की सरकार बताते हुए कहा कि इन कानूनों के चलते जमाखोरी बढ़ेगी, मंडियां खत्म हो जाएंगी और किसानों को उद्योगपतियों के रहमो करम पर निर्भर रहना पड़ेगा।
राहुल गांधी की टिप्पणी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हम दो हमारे दो कहकर वो खुद का, अपनी मां सोनिया गांधी और अपनी बहन प्रियंका गांधी और अपने बहनोई रॉबर्ट वाड्रा का जिक्र कर रहे थे। मंत्री ने ये बात संसद के बाहर समाचार एजेंसी ANI से कही। कांग्रेस ने राज्यसभा में अपना नया नेता प्रतिपक्ष चुन लिया है। बजट सत्र के आखिरी दिन यानी 15 फरवरी को मौजूदा नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। इसी को लेकर कांग्रेस ने राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे को नेता प्रतिपक्ष चुना है। बिहार में कोरोना परीक्षण के कथित अनियमितताओं को लेकर लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद ने राज्यसभा में शुक्रवार को उच्च स्तरीय जांच की मांग की। राज्यसभा में एक शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए राजद सांसद मनोज कुमार झा ने कहा कि एक राष्ट्रीय अखबार में इस संबंध में खबरें छपी हैं और इस पर काम करने की जरूरत है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने उज्जैन में हो रहे बीजेपी विधायकों के प्रशिक्षण वर्ग पर तंज कसा है। शर्मा ने कहा कि प्रशिक्षण शिविर में झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, ये बीजेपी विधायकों को सिखाया जाएगा। कांग्रेस से जो विधायक बीजेपी में गए हैं उन्हें झूठ बोलना सिखाया जाएगा। सरकार गिरवाने के समय ये विधायक पैसे लेना तो सीख ही चुके हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी द्वारा मोदी सरकार को लेकर दिए गए हम दो हमारे दो के बयान पर पलटवार किया। प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने उज्जैन पहुंचे गृह मंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राहुल को देश गंभीरता से नहीं लेता, उन्हें ये नहीं पता कि कहां सोना है और कहां पर बोलना है। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार PM सिंह पर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राहुल राज ने गंभीर आरोप लगाए हैं। अपने पद से इस्तीफा उन्होंने दे दिया है। भोपाल में प्रेस वार्ता में राहुल राज ने सरदार PM सिंह पर दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को कमजोर करने का आरोप लगाया। शिवपुरी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सरकारी ITI कॉलेज में धरना प्रदर्शन किया और प्राचार्य के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। ABVP नगर मंत्री विवेक धाकड़ ने बताया कि छात्रों की समस्याओं को लेकर जिला संयोजक मयंक राठौर छात्रों के साथ प्राचार्य के पास पहुंचे थे, लेकिन प्राचार्य ने समस्याओं का निराकरण करने से ही इनकार कर दिया। रायगढ़ में जिंदल सीमेंट प्लांट के बाहर कोसमपाली गांव की महिलाएं रोजगार और अन्य सुविधाओं को लेकर धरने पर बैठ गईं। जिंदल के अधिकारी महिलाओं को मनाने के लिए मौके पर पहुंचे थे, मगर नाराज महिलाएं अपनी जिद पर अड़ी रही। विदिशा के पुलिस मुख्यालय पर सभी थानों की अपराध समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में पुलिस अधीक्षक ने लंबित प्रकरणों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि किसी भी कीमत पर अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। कुक्षी में आस्था और पर्यटन का केंद्र मां गायत्री मंदिर सरोवर के विकास का काम तेजी से जारी है। सामाजिक कार्यकर्ता सोमेश्वर पाटीदार के मुताबिक पर्यटन विभाग मंदिर के पास धर्मशाला और सरोवर के किनारे गार्डन और घाट का निर्माण कराया जा रहा है। इसके साथ ही मंदिर के मुख्य दरवाजे भी बनाए जा रहे हैं। उज्जैन जिले के खट्टिया के बड़ना और बमोरी गांव के किसानों ने तहसील मुख्यालय पहुंचकर अनुविभागीय अधिकारी गोविंद दुबे को ज्ञापन सौंपा। साथ ही किसानों ने अवगत कराया है कि बीते साल किसानों की खरीफ की फसल नष्ट हो गई थी। इस साल किसानों को रबी की फसल से उम्मीद थी, जो कि 90% पाले की वजह से नष्ट हो चुकी है। उज्जैन जिले के खट्टिया तहसील के सहकारिता कर्मचारी 5 दिनों से हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों की हड़ताल पर होने से शाखा संस्थाओं में कोई भी काम नहीं हो रहा है। सहकारिता समिति कर्मचारियों की समस्याओं के लिए मुख्यमंत्री के नाम SDM गोविंद दुबे को ज्ञापन सौंपा गया है। रीवा जिले के जवा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं भ्रष्टाचार और अनियमितता के खिलाफ इन कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और तहसीलदार को 9 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपते हुए जांच की मांग की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि जवा जनपद मुख्यालय के ज्यादातर शासकीय कार्यालयों में भ्रष्टाचार हो रहा है। नवागत पुलिस अधीक्षक धर्मराज बीड़ा ने पन्ना जिले के सभी थानों का औचक निरीक्षण किया।
एसपी ने गुनौर में पैदल मार्च निकालते हुए सड़क पर चल रहे वाहनों की चेकिंग की और यातायात के नियमों के पालन करने की समझाइश दी। सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत विदिशा शहर में पिछले लगभग 1 महीने से रोजाना कोई न कोई आयोजन किया जा रहा है। इसी को लेकर शहर के एक एनजीओ ने रैली भी निकाली। इस दौरान स्कूली विद्यार्थियों के बीच विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं भी कराई गई। प्रतियोगिता के विजेताओं को इनाम के स्वरूप हेलमेट भी दिए गए। भिंड के जिला अस्पताल में कोविड-19 का टीकाकरण किया गया, जिसमें सीएमओ सुरेंद्र शर्मा और यातायात प्रभारी रणजीत सिंह सिकरवार की टीम ने टीकाकरण करवाया। सीएमओ ने बताया कि टीका पूरी तरह से सुरक्षित है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण चल रहा है। दूसरे चरण में फ्रंटलाइन कर्मचारियों को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। हरदा के हंडिया में भी फ्रंटलाइन कर्मचारियों को वैक्सीन लगाई गई। गोलाईकला में रामदेव मंदिर के पास 7 दिवसीय सार्वजनिक भागवत कथा का आयोजन किया गया, जिसका आज समापन किया गया, जहां इस दौरान शहर में शोभा यात्रा भी निकाली गई और श्रद्धालुओं में प्रसादी वितरण भी हुआ। पुनासा के मुंती में गायत्री शक्तिपीठ हरिद्वार के तत्वाधान में दीप यज्ञ का आयोजन किया गया। प्रोफेसर राहुल सतौना ने बताया कि इस बार कुंभ महोत्सव समिति के दायरे में किया जा रहा है, सीमित दायरे में किया जा रहा है, जिससे कई श्रद्धालु वंचित रह जाएंगे। इसी को देखते हुए हर हर गंगे घर घर गंगे अभियान चलाया जाएगा। बड़वानी की सेंधवा सहकारी समिति के पदाधिकारियों के खिलाफ आर्थिक अनियमितता के चलते वसूली की कार्रवाई की जाएगी। सहकारिता विभाग ने समिति प्रबंधक के खिलाफ 5 लाख रुपए सरकारी राशि वसूली का प्रकरण दर्ज कर जांच का प्रतिवेदन भी तलब किया है। रतलाम की सालाखेड़ी चौकी क्षेत्र अंतर्गत होटल संचालक ने अपने होटल के मुहूर्त वाले दिन ही होटल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतारा है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल आत्महत्या के कारण का खुलासा नहीं हो पाया है। जबलपुर की ओमती थाना पुलिस ने गैस रिफिलिंग के अवैध कारोबार पर कार्रवाई की है। पुलिस ने मौके से 30 गैस सिलेंडर भी जब्त किए हैं। पुलिस के मुताबिक 2 जगहों पर गैस रिफिलिंग का काम किया जा रहा था। पुलिस ने दबिश देकर आरोपी छोटे साहब को एक ऑटो में गैस भरते रंगे हाथों पकड़ा। खरगोन जिले के भीकनगांव थाने में पदस्थ एएसआई पर ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि एएसआई हरिकरण पाल ग्रामीणों को झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर रिश्वत की मांग कर रहे हैं। ग्राम सिलदा के सैकड़ों ग्रामीणों ने एएसपी जितेंद्र सिंह पवार से एएसआई की शिकायत की है। आगरा में ताजगंज थाना इलाके के शिल्पग्राम रोड स्थित एक होटल में सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ हुआ। दरअसल शुभ रिजॉर्ट में अवैध गतिविधियों की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम ने छापामार कार्रवाई की थी। इस दौरान कई युवक युवतियों को हिरासत में लिया गया, जिनमें से 2 युवतियां विदेशी बताई जा रही हैं। मुरैना में जहरीली शराब से हुई घटना के बाद पूरे प्रदेश में आबकारी विभाग सहित पुलिस विभाग ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है। इसी कड़ी में आबकारी और पुलिस विभाग ने खरगोन जिले के सोमखेड़ी, राजीपुरा, खारिया, टांगिया प्लॉट और चोली में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की, जहां अवैध शराब की भट्टियों को नष्ट किया गया। वहीं ड्रमों में भारी मात्रा में अवैध शराब और सामग्री पुलिस ने बरामद की। सीहोर जिले के बुधनी थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस ने सागौन की लकड़ी का अवैध परिवहन करते 3 लोगों को गिरफ्तार किया। जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि बुधनी के गड़रिया नाला के पास होशंगाबाद की तरफ एक बुलेरो में सागौन की लकड़ी की अवैध तस्करी की जा रही है। ग्वालियर जिले के डबरा में रेत खदानों पर वर्चस्व की लड़ाई को लेकर माफियाओं का आतंक देखने को मिला है।
यहाँ खदान से रेत भरकर बिना रॉयल्टी के ट्रैक्टर ट्रॉली निकालने को लेकर रेत माफिया और ठेका कंपनी के कर्मचारियों के बीच विवाद हो गया। इस दौरान रेत माफियाओं ने फायरिंग भी की। मध्य प्रदेश में पुलिस अब बैंकर्स की मदद से साइबर क्राइम से निपटेगी। इसके लिए हर सप्ताह पुलिस और बैंक के बीच समन्वय स्थापित होगा। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए भी रोजाना पुलिस और बैंक अधिकारी साइबर से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। जहां इसी को लेकर भोपाल के कंट्रोल रूम में आज पुलिस अधिकारियों और सभी बैंकों के अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। कटनी जिले के बहोरीबंद के बाकल थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत गोरहा में एक युवक करीब 7 दिनों से लापता है। इसकी अभी तक कोई सुराग या कोई जानकारी नहीं लग पाई है। मामले को लेकर युवक के परिजनों ने पुलिस से शिकायत की है। इसके बाद पुलिस ने टीम बनाकर युवक की तलाश शुरू कर दी है। कोरोना काल के दौरान जून महीने में प्रदेश सरकार ने यात्री बस संचालकों को आधी यात्री क्षमता से बस चलाने की अनुमति तो दे दी, लेकिन घाटे की भरपाई के लिए बस वालों ने मनमाने तरीके से किराया बढ़ा दिया है। अब कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने के बाद बसें तो ठसाठस भर रही हैं, लेकिन किराए में कोई कमी नहीं की गई। ग्वालियर में रेत माफिया के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस और जिला प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई में 1 करोड़ की अवैध रेत और रेत सप्लाई में लगे वाहन जब्त किए गए। सीएसपी के मुताबिक महाराजपुर थाना पुलिस को सूचना मिल रही थी कि कुछ लोग दीनदयाल नगर के पीछे अवैध रेत का भंडारण और इसकी बिक्री करते हैं। सिवनी जिले के आदेगांव थाना अंतर्गत ग्राम कल्याणपुर में सूने मकान का ताला तोड़कर चोर घर में जा घुसे। इसी दौरान पड़ोस की रहने वाली महिला ने इसकी जानकारी ग्रामीणों को दी या ग्रामीणों ने 2 आरोपियों को मौके पर ही पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि इस बीच एक अपराधी मौके से फरार हो गया। इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए 12 सदस्यीय टीम की घोषणा शुक्रवार को कर दी है और इसमें 4 महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। दूसरा टेस्ट मैच चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में शनिवार से शुरू हो रहा है। तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर दाहिनी कोहनी में दर्द के कारण इंजेक्शन लेने के बाद दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं। गेंदबाज जेम्स एडरसन, विकेटकीपर जॉस बटलर और स्पिनर डोमबेस को दूसरे टेस्ट में जगह नहीं मिली। भारत को आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को बनाए रखने के लिए इंग्लैंड के खिलाफ शनिवार से शुरू होने वाले दूसरे क्रिकेट टेस्ट में हर हालत में जीत दर्ज करनी होगी। भारत पहली ही हार के बाद टेस्ट चैंपियनशिप की तालिका में पहले से चौथे स्थान पर आ चुका है, जबकि इंग्लैंड की टीम चौथे से सीधे पहले स्थान पर पहुंच गई है। सचिन तेंदुलकर के बेटे और मुंबई के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्जुन तेंदुलकर को 18 फरवरी को चेन्नई में होने वाले आईपीएल 2021 की सत्र की नीलामी के लिए शॉर्टलिस्ट खिलाड़ियों की सूची में शामिल किया गया है। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्जुन ने हाल ही में सैयद मुश्ताक अली T20 टूर्नामेंट में मुंबई के लिए अपना पदार्पण किया था और वह पिछले कुछ सालों से मुंबई इंडियंस के लिए ट्रेनिंग भी कर रहे थे। स्पॉट फिक्सिंग के आरोपों से मुक्त होकर दोबारा क्रिकेट में वापसी करने वाले एस श्रीसंत को करारा झटका लगा है। आईपीएल के 14वें सीजन के लिए होने वाली नीलामी में किसी भी फ्रेंचाइजी ने उन्हें शॉर्टलिस्ट नहीं किया है। 18 फरवरी को चेन्नई में खिलाड़ियों की नीलामी होने वाली है, जहां केरल के 38 वर्षीय इस खिलाड़ी ने अपना न्यूनतम कीमत 75 लाख रुपए रखा था, लेकिन अब उनका सपना टूट गया। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार और 2016 के ओलंपिक कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक को भारतीय कुश्ती महासंघ के वार्षिक अनुबंध से बाहर कर दिया गया है। इसके पीछे की वजह उनका खराब प्रदर्शन बताया जा रहा है। इनकी जगह युवा पहलवान अंशु मलिक और हरियाणा की सोनम मलिक को A कैटेगरी में शामिल किया गया है।